दोस्तों नमस्कार, मैं हिजम राजन डेमोक्रेसी न्यूज से। मेरे साथ है आज वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह, मैं उनके इंट्रोडक्शन का मुझे लगता नहीं कि फिर जरूरत पड़ेगा फौजियों के बीच में। हम वी कैन नॉट एक्सप्रेस दैट कि ये जो पैंडेमिक जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस डिजीज 2019 जो आने के बाद फौजियों के साथ जो एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड जो वेटरन्स, जो मिलिट्री पर्सन जो है उनके साथ जो तकलीफ, जो घटना, जो दर्दनाक जो घटना जो घटी है, ये किसी मीडिया ने आज तक इसको मुझे लगता नहीं कि इस मुद्दे पर जो है चर्चा किया हो या इस मुद्दे को उठाया हो। दोस्तों, जो एक बेचारा एक सिपाही जो है रिटायरमेंट होता है और उनकी रिटायरमेंट के बाद प्लेसमेंट या री एम्प्लॉय का जो है 70% कोई चांस नहीं होता। अगर चांस भी होगा तो कोई सिक्योरिटी एजेंसी, कोई कुछ ऐसे वहाँ पर उनको जो है रिप्लेसमेंट हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द जो सिपाही, हवलदार, नायक, सूबेदार जो है गांव की तरफ से आते हैं। दोस्तों, मैं वीर बहादुर जी को मैं सामने ला रहा हूँ जो इसी चीज के मतलब है कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ये फौजी जो है जब रिटायर होने से पहले अपने कुछ कंट्रीब्यूशन दे करके आते हैं और उनका मंथली एक कंट्रीब्यूशन जाता है। अगर ये पैसा किसी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में भी देते हैं तो आपको 1 करोड़ की या 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक की आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। बढ़िया सा 5 स्टार होटल में, मेदांता हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, फोर्टिस मैक्स, अपोलो हॉस्पिटल में आपको उसकी जगह मिल जाएगा। वेलकम वीर बहादुर साहब। जो बहुत ज़्यादा जो ECHS की बात छेड़ी है, जी, इसमें लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं ECHS। तो एक सर कोविड-19 के अंदर एक तो उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में अपनी दुकान-वुकान बंद कर दिया, ECHS बंद कर दिया। अब बंद करके कह दिया बाहर से दवा लो। भाई कोविड में अगर डॉक्टर ही बंद कर देगा, तो फिर लोग जाएँगे कहाँ? तो उनका जो कोविड का हैंडल का ECHS के सैनिकों के लिए उन्होंने ठीक नहीं किया। बाद में खोला दवा-ववा के लिए। बहुत जो बिल हैं दिसंबर तक के पेंडिंग है। एक सैनिक जो जिसकी मिनिमम बहुत मामूली पेंशन है, वो इतना एफर्ट कहाँ कर पाएगा। तो उन्होंने दो काम इस पैंडेमिक में गलत किया। एक ECHS, देखिए ECHS पे बोझ भी ज़्यादा पड़ेगा। वो बल्क में दवा खरीदते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है। अब क्या है कि मार्केट रेट से हमें खरीदना पड़ेगा, तो हम बिल देते हैं तो गवर्नमेंट में बजट भी तो ज़्यादा पड़ेगा और हमारे जेब से भी पैसे जा रहे हैं। तो इनको चाहिए था कि होम डिलीवरी कराएं, जैसे इलाके भाई टेलीफोन पे, ईमेल पे जो मंथली दावे वाले हैं उनका डिटेल ले लेते। उसके बाद फौजी तो बल्क में बसे हुए हैं, उस सेंट्रल प्लेसेस पे रख के दवा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं। अभी ग्राउंड में इन्होंने, ग्राउंड में आगरा में तो ठीक कर रहे हैं, ग्राउंड में अपनी ECHS खोली हुई है। एक दिन पहले जाके आप नोट कराइए दवा, दूसरे दिन वो दे देते। नहीं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। मेरा एक प्रश्न है कि आगरा तो देखिए कि आप काफी फौजी है, अम्बाला कैंट काफी फौजी है, पठानकोट हो गई फौजी है, दिल्ली है पूरा फौजी है, लेकिन दिल्ली में भी जैसे आजादपुर जैसे जगह हैं, सेंटर प्लेस बना देते कि इन्हीं जगहों पे। अब जैसे दिल्ली में ही है तो उन्होंने कम से कम जो एक ECHS है अपने अंदर जितना उनके अंदर इलाके हैं तो 10 डिलीवरी पॉइंट बना सकते थे, एक्स सर्विसमैन की मदद लेके या वॉलंटियर्स की मदद लेके। जब मैंने सर्वे किया दिल्ली में, जी मैंने सर्वे किया दिल्ली में, मेन दिल्ली में
3 जगह पर है। एक नॉर्थ दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में है। एक है लोधी एस्टेट में, जहाँ पर वीआईपी नहीं वीवीआईपी रहते हैं। लोधी एस्टेट में जो जहाँ पर सीआरपीएफ के हेड ऑफिस वगैरह जो रहते हैं, सीबीआई के हेड ऑफिस वगैरह रहते हैं, सीबीआई की ऑफिस के जस्ट थोड़ा सा बगल में है। और एक है दिल्ली कैंट में, जहाँ पर मिलिट्री का बहुत बड़ा एक कैंटोनमेंट, वहाँ पर बहुत उनके स्टेशन है, मिलिट्री स्टेशन है, जहाँ नारायणा, जो आपने देखा होगा नारायणा मेट्रो स्टेशन है और नांगल की बीच में। क्योंकि वहाँ पर जो एक मिलिट्री का मेडिकल कॉलेज है, तो ठीक है, वो तो अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड है। बाकी आप जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बगल में है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, खंडर जैसा है। वहाँ पर कभी डॉक्टर आता है, कभी नहीं आता है, और वहाँ पर जो है ECHS में क्या प्रॉब्लम है, ECHS का जितना 487 या समथिंग जितना ECHS रन कर रहा है, उसका OIC GD अफसर होता है। आप कहीं भी जाइए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या हॉस्पिटल, उसके इंचार्ज डॉक्टर होते हैं। ये फर्स्ट अपने तरह का प्राइमरी हॉस्पिटल है जिसका OIC GD का अफसर होता है। तो एक तो उसको कुछ अनुभव होता नहीं है, वो अपनी दादागिरी चलाने लगता है, वो जो सर्विस में सीख के आया उसी तरह कमांड कंट्रोल करता है। तो जो गाइडलाइन है कि हेल्थ सेक्टर में एक्सपीरियंस वाले आदमी को वहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए, जिसको हेल्थ सेक्टर का अनुभव है। तो डॉक्टर के जगह ये GD अफसर वहाँ कर देते हैं। कोई इन्फेंट्री का है, कोई RT का है, कोई एयरफोर्स का है। वो कैसे किसी पेशेंट की ग्रीवेंसेस को, प्रॉब्लम को समझ पाए? इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ 427 जो ECHS पोली क्लिनिक है, उनके जो अफसर इंचार्ज है, दे शुड बी फ्रॉम एटलीस्ट डॉक्टर बैकग्राउंड या हेल्थ सेक्टर में उसको एक्सपीरियंस, हेल्थ सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो वो दिक्कत है। दूसरी है, ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत करते हैं जवान के साथ और अफसरों के साथ। अलग से उनके नंबर वो डायरेक्ट दिखा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रेफरल करा सकते हैं, जबकि जवान को रेफरल के लिए घिसना पड़ता है, पाँव जुतियाँ घिस जाती है। तो बहुत सारे दिक्कत है जो जवान फेस करते हैं। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन तो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में जो है बेचारा दलित लोगों को जो है उसको अपने घर में भी जलाने नहीं देते, उठा करके जो है नदी में डालना पड़ता है। इस किस्म का वो तो एक उदाहरण है, इतना दलित के साथ नहीं है। और देखिए, दलित को आगे करके फर्जी FIR भी करवा, अभी भी हो रहा है। खूब झूठा FIR दलित उत्पीड़न का हो रहा है। कोई केसेस सही होते हैं, जैसे उन्होंने कहा उठा दिया, दैट में भी करेक्ट, बट ऐसे बहुत केसेस हैं जो उत्पीड़न करके, दलित उत्पीड़न के नाम पे इंक्रोचमेंट करते हैं, पैसे लेते हैं। ये है। तो ECHS का एक तो दवाइयों का सप्लाई का सेटिस्फेक्शन सही नहीं है। जी सर, एक्चुअली ऑल इंडिया में, पूरा इंडिया में है ये। इंडिया जो है अंडमान निकोबार में भी तो होगा शायद। अंडमान है तो उसमें भी, वहां पर भी होगा मे बी देखो बेचारा शायद अंडमान वाले क्या फौज में है क्या? देखिए, स्टार्टिंग में जो फौज से रिटायर्ड हुए थे उनको भारत सरकार ने अंडमान में जगह दिया था, एक सर्विसमैन वहां फंसाया था। वहां एक सर्विसमैन है अंडमान में। कुल मिलाकर के पूरा इंडिया में जो है कितने एक सर्विसमैन है सर, उनके फैमिली के साथ? जो डाटा अवेलेबल है वो अराउंड 40 लाख के करीब है। 40 लाख? 40 लाख मतलब उनकी जो उनके बच्चे, उनकी डिपेंडेंट मिला करके एक आदमी पे 3+ कर लो मिनिमम, पेरेंट्स भी है तो 2 भी कर लो, 4 तो 6 मेंबर तो हैं ही। अच्छा, ये टोटल ECHS के वो जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो क्लिनिक है, ये हॉस्पिटल तो है ही नहीं अभी।
हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल बनाएगा करके 2000 नहीं, ये हॉस्पिटल बना के फिर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। देखिए, जो इसका पर्पस था वो डिफीट हो जाएगा अगर ये हॉस्पिटल बनेगा। पर्पस ये था कि हमारे सैनिक जो देश की सेवा करते हैं, रिटायरमेंट के बाद इनको बेस्ट अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले, इसलिए उन्होंने सिविल हॉस्पिटलों को इम्पैनल किया। अब आप ढांचा तो बना दोगे ECHS हॉस्पिटल के नाम पे, डॉक्टर कहाँ से लाओगे? वही घिसे पीटे डॉक्टर मिलेंगे। तो जो रेप्यूटेड डॉक्टर है, जैसे जो 40 डॉक्टर प्रोवाइड कर सकता है, या जो रेप्यूटेड हॉस्पिटल है वो डॉक्टर प्रोवाइड कर सकता है, वो आपका ECHS हॉस्पिटल नहीं कर सकता। तो इसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। पर्पस था कि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट पूर्व सैनिकों को मिले। ये देखो, सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है सर, सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बेकार के है, ये है ना सर। अब ये इन्होंने चूंकि फंड को डाइवर्ट करने के लिए ECHS हॉस्पिटल की कल्पना कर रहे हैं, नहीं, वो फंड तो उसमें चले गया ना, इसमें आयुष्मान भारत में चले गया वही फंड तो। डिस्क्रिमिनेशन होगा, वही अफसर बेड अलग। अब तो कम से कम हम लोग सिविल में जाते हैं तो बेड तो अलग नहीं है, वो क्लास भले अलग हो, लेकिन वहाँ उस तरह छुआछूत तो नहीं है जो मिलिट्री हॉस्पिटलों के अंदर है। सर पूरा इंडिया में कितनी इसी चीज की मतलब क्लिनिक है? करीब 427 के करीब, 427। और बहुत डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ECHS से कवर्ड नहीं है। और देखिए, हाँ। हमारा पर मंथ 1000 रुपया कटता है जो मेडिकल अलाउंस मिलता था, चूंकि वी आर अवेलिंग ECHS फैसिलिटी, तो वो हमारा कटेगा पैसा। तो आप समझिए 40 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं। एक मिनट, जो एक्टिव जो रियल जो एक्स सर्विसमैन है, वेटरन्स है, अब सिपाही से लेकर के ऑफिसर तक कितने होगा? ये देखिए, डाटा जो है वो तो 40 लाख का कहता है। नहीं, 40 लाख तो आपका फैमिली के साथ बोला आपने सर। नहीं, सिंगल सिर्फ अफसर जेसीओ जो है 40 लाख है, ये फैमिली 40 के लाख है साथ करोड़ों में हो जाएगा। तो नहीं, 40 लाख अगर होगा तो उसके प्लस 4 ले लो, 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 20 लाख के हाँ, इतने सर्विसमैन हैं। 1 मिनट, 1 करोड़। लेकिन सभी जगह ECHS पूरी क्लिनिक नहीं है। नहीं, बहुत डिस्ट्रिक्ट हैं, दे आर नॉट कवर्ड बाय। sir, let us calculate the population of ex-servicemen, veterans and their dependents, right sir? हम उसका करेक्ट फिगर तो नहीं होगा, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट फिगर तो निकालें। अप्रोक्सीमेट फिगर जो है 1 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख डिपेंडेंट, सर। मतलब एक सर्विसमैन प्लस डिपेंडेंट 1 करोड़ 60 लाख हो जाए। तो वेटरन जो है 40 लाख है। 40 लाख। गॉड, 40 लाख तो सर आप तो प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं सर जी। आपकी 40 लाख 40 लाख? आपकी 40 लाख अगर आपकी एक सर्विसमैन है तो देश की प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो आपके हाथ में होना चाहिए सर। ऐसा है, वो सुनते नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। वो जवान की सुन नहीं रहे हैं, उन तक बात नहीं पहुंच रही है, या हो सकता है लास्ट प्रायोरिटी रखी हो। सर 17 साल चल गया, अब क्या क्या सुनेगा बताओ। क्योंकि अभी जो है ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री हो चाहे सिविल ब्यूरोक्रेट, ये सिस्टम पे हावी है। इसमें जो है आपके सिपाही, आपके जो हवलदार, आपके नायक, आपके सूबेदार मेजर कैप्टन जो है, इस पेंडेमिक में जो है उनको जो रेगुलर मेडिसिन चलता है, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही, उनको मेडिसिन नहीं मिल रहा, ECHS उनको अटेंड नहीं कर रहा, अगर अटेंड भी कर रहे हैं तो उनको मेडिसिन कहाँ से मिलेगा, अब कंट्रीब्यूशन का क्या था, अब थोड़ा सा इसको शुरू से आप यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर। देखिए, इस पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया कि आप लोकल परचेज कर लें और बिल दे दें, लेकिन बिल पेमेंट नहीं हो रहा है। मेरी बहादुर साहब एक मिनट,
आप इसको लोगों इसी के चीज की दिसंबर भाषा के भी नहीं, बिल क्लेम है, एक मिनट मेडिकल क्लेम वो पेंडिंग। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज बहादुर साहब, आप इसी चीज की जो सिस्टम जो है, आप कैसे इसी चीज, आप रिटायरमेंट होने से कैसे इसी चीज को जो देखिए स्टार्ट हो? ईसीएचएस एक कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। जो मेंबर है 2003 के बाद जो मेंबर बने थे उनका कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, एक सर्टेन अमाउंट हम लोग जब सर्विस में होते हैं उस समय कंट्रीब्यूट करके आते हैं। आप उसके आप बाद एक रैंक एक वाइज एक एक, एक सिपाही कितने कितने कंट्रीब्यूट करते हैं आप इसमें रिटायरमेंट के टाइम पे? 5000। कितनी? ये मैं थोड़ा सा डाटा देख के बताऊंगा, मैं थोड़ा भूल गया हूँ कितना नहीं, है। हमें 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 ये डाटा मिला कि एक सिपाही जो है 30 से लेकर के 40,000 तक देते हैं, और एक सूबेदार जो है 1,20,000 रुपए देते हैं। एक सिपाही से लेकर के हवलदार तक जो है 30 से 40,000 के आसपास में जो है कंट्रीब्यूट हाँ, करके आते हैं। करेक्ट 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 और करेक्ट हर करेक्ट है, महीने इसी के आसपास है, इसके हर आसपास। हर महीने 1,000 रुपए और हाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, हर महीने हमारा जो मेडिकल अनाउंस था वो नहीं मिलता है, वो कट जाता है, तो क्योंकि हम एक इसी हजार दे रहे हैं। मीर बहादुर साहब, 1,000 इंटू 40 लाख फौजी, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये इसके सब पैसे गवर्नमेंट के पास ही है, सारे के ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो जेसीओ एनसीओआर करता है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करता, लेकिन सबसे सेकंड क्लास ट्रीटमेंट जो है इन्हीं रैंक को मिलता है। हमारे पैसे पे, हमारे कंट्रीब्यूशन से जो अधिकारी वर्ग है वो सारी सुविधाओं का भोग करता है। आपको बता दूं कि ये सीजीएचएस का नॉर्म्स है कि सीजीएचएस को नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा। एक सी ग्रेड का कर्मचारी इवन प्यून भी, उसको सेमी प्राइवेट वार्ड अगर सिविल का है तो उसको ऑथराइज है, लेकिन हमारा एसएनसीओ तक, सीनियर एनसीओ तक भी जनरल वार्ड मिलता है। रेफरल में हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, रेफरल बहुत परेशानी होती है, जबकि अधिकारी वर्ग अपोलो हॉस्पिटल में रेफरल करा लेते हैं। मैंने एक आरटीआई भी लगाई थी कि कितने जेसीओआर और अधिकारी वर्ग को अपोलो में रेफर किया गया। मुझे मालूम था एक खास वर्ग को ही अपोलो हॉस्पिटल में रेफर किया गया 5 स्टार फैसिलिटी के लिए, नेचुरली उसका कॉस्ट ज़्यादा है, वहाँ जेसीओआर को नहीं किया गया। ईसीएचएस ने मेरे को इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर। दूसरी हमारी समस्या है कि जितने भी ईसीएचएस के अफसर इंचार्ज हैं ये हेल्थ बैकग्राउंड से नहीं है, ये नॉन मेडिकल अफसर है, जनरल अफसर हैं, जिनको वहाँ पे बना दिया गया। जबकि आप कहीं भी कोई भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र देखिए, हॉस्पिटल देखिए, उसके अफसर इंचार्ज डॉक्टर होते हैं जिनको हेल्थ केयर का अनुभव होता है। यहाँ उनको जीडी अफसर रखा है और वो सर्विस वाली एटीट्यूड लेकर वहाँ बैठे हुए हैं और बहुत नीचे के रैंकों को हरास करते हैं। दवाई या सुविधा अधिकारी को मिल जाती है, उनको नंबर भी नहीं लगाना पड़ता, या कई तरीके के टैक्टिक सेटअप कर लेते हैं, आए सीधे दिखाए, दवा अंदर से लिया और चले गए। लेकिन नीचे के रैंकों को तकलीफ झेलनी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है, और इवन अपमानजनक स्थिति भी हो जाती है। कभी कभी हमें बहुत अपमानजनक और अफसोस होता है कि हमने क्या गलती की कि हमें इस बात की सजा दी जा रही है, सेकेंड क्लास सिटीजन जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दवाइयों का हमेशा टोटा रहता है, कभी दवाई मिलती नहीं है, किसी किसी एचएस की में ठीक से मिल जाती है। इस पैंडेमिक में मार्च से लेके अब तक ये कहा गया कि आप लोकल परचेज कर दें, लेकिन लोकल परचेज का बिल पेमेंट नहीं हुआ है। जो सीरियस इलनेस है, जिनकी सीरियस इल है, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जेब से पैसे जा रहे हैं, उनकी पेंशन कम है, तो उनका दवाई में अपने पेंशन के पैसा खर्च करने की वजह से उनकी लाइवलीहुड पे भी असर पड़ता है। दूसरा आपको ध्यान होगा, गवर्नमेंट ने डीए भी बंद कर दिया, जबकि डीए नीचे के रैंकों को नहीं बंद करना चाहिए था, विडोज को नहीं बंद करना चाहिए। जिसको 1.5 लाख रुपया पेंशन मिल रहा है, 1.25 लाख मिल रहा है, उसकी अब डीए बंद भी कर देते हो तो 10-20 हजार कटने से उसको असर नहीं पड़ेगा। तो आपने इसके लिए आवाज उठाई कभी? हमने आवाज उठाई, लिखा, लेकिन गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जबकि उसको देखना चाहिए कि आप 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं और कितना डीए पे नीचे के रैंकों को खर्चा होता, मामूली ऊंट के मुंह में जीरा बराबर होता। तो अभी वीडियो जो हमारी है, जिनको 9,000 पेंशन है, 9,000 पेंशन को परेशान है। हिमाचल से एक मेजर है, कैंसर पीड़ित है, उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाए थे
लेकिन उनका पिटीशन भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था, आपको मालूम है इस चीज को? हाई कोर्ट में भी एक वकील ने पिटीशन लगाई थी, उसको भी टर्न डाउन कर दिया। तो उनका भी टर्न डाउन कर दिया होगा, उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन कोर्ट भी बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें उनको कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि हम लोग नीचे के रैंक को बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके कंट्रीब्यूशन करके कोर्ट में जाते हैं। तो थोड़ा कोर्ट को हमारे प्रति संवेदना रखते हुए, और हम कोर्ट के चक्कर काटेंगे, वहाँ क्या होता है कि एक वकीलों का अलग टैक्टिस है, गवर्नमेंट वकील अपीयर नहीं होता, नोटिस का जवाब सरकार नहीं देती है, और आप डेट पे डेट लेते रहिए, परेशानी उठाते रहिए। तो ये हम लोग उतना लंबा खींच नहीं पाते ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्कासिटी। तो इस बारे में भी सरकार को और कोर्टों को सोचना चाहिए कि कोर्ट में मैटर जाए, कोर्ट में हम लोग क्यों बोझ बने। आप बैठिए, पूर्व सैनिकों के साथ बैठिए, हमारे इशू को रिजॉल्व करो। कोर्ट की नौबत ही नहीं आएगी, कोर्ट का समय बर्बाद नहीं होगा, कोर्ट जेन्युइन इशू पे अपना डिसीजन दे। तो ये है। तो ECHS जो है, आप देख लेना, मैंने एक पेज पे लोगों को ओपिनियन मांगे थे। 99.9 लोग जो हैं ECHS से खुश नहीं है, नाराज। तो ये इसी चीज में जो अलग काउंटर है, अफसरों के लिए अलग काउंटर, अफसरों के लिए अलग काउंटर, अफसरों के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, और नीचे के रैंकों का तो बड़ा, जो हमारे बच्चे हैं। नहीं, वीर बहादुर जी, अगर वो ऑफिसर है तो उनको प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको सुविधा तो मिलना चाहिए, इसमें तो आप मानते होंगे। मेडिकल में क्या प्रोटोकॉल? एक सिपाही बीमार हो या जनरल बीमार हो, बीमार तो बीमार है, उसमें क्यों उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, एक्स्ट्रा फैसिलिटी, आपको कम ट्रीटमेंट, आपको कम फैसिलिटी? वो क्यों अपोलो में जाएगा, आपको दूसरी मनमर्जी के हॉस्पिटल में भेज देंगे? करप्शन भी बहुत है, करप्शन केस बहुत है। देखिए वीर बहादुर जी, एक कैबिनेट मिनिस्टर और मैं बराबर तो नहीं कर सकता। वो ट्रीटमेंट जो है आफ्टर रिटायरमेंट ऑल आर इक्वल, वी आर ऑल, हम लोग जो गवर्न होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उसमें तो सब बराबर हैं। जब आप रिटायर्ड हो गए तो आप एक साधारण नागरिक बन गए। तो आप साधारण नागरिक बन गए और ECHS में जाते हैं तो बीमार है, आप एक बीमार व्यक्ति बन गए, आप पीड़ित, बीमार से पीड़ित बन गए। तो इसमें सुविधाओं में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके जो बिहेवियर, डॉक्टरों के बिहेवियर, स्टाफ के बिहेवियर, ये अफसरों को तो अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं व्यवहार में, नीचे के रैंकों के साथ इनका बिहेवियर भी दूर दर्जे का होता है, 50 तरह की परेशानियां उत्पन्न करते हैं, रेफरल बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपने ये बहुत सारे बेसिक चीजें जो है, इसका मतलब ECHS खुद बीमारी से ग्रस्त है। तो आप देखिए, लोग ECHS को, कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ये टॉर्चर सेंटर बन गया। कई लोगों की ऐसी ओपिनियन है। कई ECHS ठीक चल रहे होंगे, लेकिन शिकायतें सब ECHS से सबसे ज्यादा। वही हाल कैंटीन का भी है। देखिए, अभी जयपुर में कैंटीन में अलग टाइमिंग कर दिया था, अफसर का 3 बजे के बाद और जवान का उससे पहले। ये भारत के लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इससे बड़ा क्रूर मजाक क्या होगा कि अपने ही अफसर अपने जवानों के साथ छुआछूत कर रहे हैं। तुम्हारा अलग टाइम, हमारा अलग टाइम, मतलब इनके साथ रहोगे तो कोरोना हो जाएगा। क्या थॉट है? नहीं, अफसर अलग कैंटीन खोल लिए हैं, क्या मतलब है अलग अफसर कैंटीन खोलने का? भाई, वी आर नॉट सेकेंड क्लास सिटीजन। आप अपना अलग कैंटीन क्यों खोल रहे हैं? हमें क्यों डिनाई कर रहे हैं? तो ये जो है, आज देश पे संकट है। जब आप चाइनी बॉर्डर पे एक अफसर और 19 जवान मारे गए, तो शहादत तो जवानों ने सबसे ज्यादा दी है, और दुश्मन की गोली तो कोई भेद करती नहीं है कि अफसर है, जवान है। और आपको भी लड़ने के लिए रखा गया, हमें भी लड़ने के लिए रखा गया, दोनों काम बेसिकली यही है। तो हम तो आपको पे तो नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको पे ज्यादा क्यों मिल रही है, आपको पे ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन जो ट्रीटमेंट है, जो सुविधाएं हैं, जो प्रिविलेजेज है, उसमें तो आप हमारे प्रिविलेजेज पे डाका मत डालिए। कैंटीन का बहुत बड़ा हिस्सा 33.5% अफसर में इसमें चला जाता है। इसका, जबकि हजारों करोड़ सालाना, सैकड़ों करोड़ रुपया कैंटीन प्रॉफिट है, अफसर में इसमें चला जाता है, या अफसरों की मर्जी से खर्च होता है।
तो इसकी हमारा कोई सीएजी के कोई ऑडिट नहीं होता? सीएजी ये दो तरह के प्रॉफिट लगाते हैं। एक तो प्रॉफिट हो गया जो सीएजी की तरफ से आता है। नहीं, सीएजी का ऑडिट नहीं होता इसमें। मैं बता रहा हूँ ऑडिट कहाँ होता है, जो क्वांटिटी क्यूडी आती है, जो सीएसडी की तरफ से यूआरसी को देती है, यूनिट रन कैंटीन को, उसकी तो ऑडिट होती है क्यूडी, जो गुड्स के रूप में मिलता है। लेकिन जो ये पैसे के प्रॉफिट लगाते हैं, जैसे लिक्वर वगैरह पे 10% तक लेते हैं, किसी पे 2%, किसी पे 1%, उसका कोई ऑडिट नहीं होता। इसके लिए हम लोग कोर्ट में गए हैं, वो भी ऑडिट कराइए। हजारों हजार करोड़ रुपए पड़ा हुआ, वेस्टेज ऑफ मनी, ये सब खर्चा, ये सब चीजें राष्ट्र निर्माण में आना चाहिए। मैं तो कहा था इसमें मेडिकल कॉलेज बनाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, कोर्ट में भी गए हैं, और ये पैसे इसमें एक्स सर्विसमैन के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाइए। तो हमारा ये पैसा है कि जो अफसर में इसमें पार्टियों में खर्च हो जाते हैं, या अफसर जो अपनी मर्जी से इसको खर्च करते हैं, इन पैसों को इनको कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगे, सरकार अपने फंड में ले, सरकार अपने इसको कब्जे में ले। हमारा पैसा 2% अफसर है, 3% अफसर है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, जबकि 33.5% शेयर अफसर में इसमें ले जाते हैं। अब तो सैलरी भी उनकी बहुत अच्छी है। नहीं, आपने एक प्रिविलेज की बात की है, और आप इस प्रिविलेज के बारे में आपने एमएसपी की, मैंने काफी 3-4 साल पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया था प्रेस क्लब में जी। उसमें आपके जो एमएसपी क्या है? जो एमएसपी की डिफिनीशन उन्होंने बनाई थी कि सैन्य जीवन को की कठिनाई को देखते हुए, उनके अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पहलू को देखते हुए ये एक मुआवजा है, ये स्टेटस डिसाइड नहीं करेगा। मतलब ये जो हार्डशिप है सेना की, उसकी एवज में गवर्नमेंट एक मुआवजा दे रही है, जो रिस्क है उसके बदले गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है, जो हमारे फंडामेंटल राइट सीज है उसके बगैर गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है। तो सब जो आप क्राइटेरिया बना रहे हो उसको सबसे ज्यादा अफसर फुलफिल करते हैं। प्रिविलेजेज हमारी सब डेमोक्रेटिक प्रिविलेज हमारी बंद है। रिस्क फैक्टर हमारा सबसे ज्यादा है कि आई टू आई कांटेक्ट में हम वहां पे दुश्मन के साथ रहते हैं। सबसे कठिन लाइफ हमारी है, रिग्रोरियस लाइफ हमारी है, 8-8 दिन बाद सोने को मिलता है। तो आप कम से कम इसमें न्याय तो करें। आप डिफिनीशन जो परिभाषा बना दिया और जो दे रहे हैं, दोनों में कंट्राडिक्ट है, कंट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे। तो हमारा मानना है कि सबको एक बराबर मिले। लेकिन नर्सों को भी आप 10,800 दे रहे हो, अफसर को 15,500 दे रहे हो, जवान को 500 दे रहे हो, इसका पेंशन पे भी असर पड़ता है, इससे हमारी पेंशन भी कम होती है। तो एमएसपी जो है दैट शुड बी इक्वल टू द ऑल रैंक्स। ये चीज को ये पब्लिक डोमेन पे क्यों नहीं आती? पब्लिक डोमेन पे था, हमने काफी हाईलाइट किया। दिक्कत क्या हो जाती है कि गवर्नमेंट बजटरी प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको जवानों को इतना कर दिया तो बजट पे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये बजट को लेके बोला जवानों को काट लो, अफसरों को दे दो। होता क्या, अफसर की परसेंटेज कम है। तो ये पॉलिसी बहुत पहले भारत से चली आ रही है, प्लीज अफसर दे विल कंट्रोल मैन, उनको खुश कर दो और वो कंट्रोल कर लेंगे नीचे के रैंक को। नहीं वीर बहादुर जी, अगर ये बात है तो फिर इसके भी कोई निष्कर्ष, कोई सॉल्यूशन निकलता। अब कोई मेजर गौरव आर्या है, ये कोई कहते हैं ये रिटायर्ड मेजर है, कोई कहते हैं ये एक मतलब, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको क्या रिटायर्ड मेजर नहीं लगाना चाहिए था? और दूसरी चीज, काफी फौज की काफी सेंसिटिव एरिया से भी ये मीडिया कवर करता है, तो क्या आप इसको जायज ठहराते हैं? नहीं, मैं उसको जायज नहीं मानता। सेंसिटिव एरिया में उसको वो नहीं करना चाहिए, कवर नहीं करना चाहिए था। तो बहुत जगह चला जाता है, बहुत जगह जाके जवानों को इंटरव्यू लेता है। ये आपको याद होगा कि कारगिल में भी कई पत्रकारों ने कवर किया, और वो रेडियो जो उनकी ट्रांसमिशन थी उसका लोकेशन पाकिस्तान डिटेक्ट कर दिए, क्योंकि एयर के द्वारा वो करते थे। तो इनको सेंसिटिव एरिया में उसको नहीं भेजना चाहिए था। वंस ही इज रिटायर्ड उसको वहाँ अंदर जाना नहीं चाहिए। दूसरी मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत हम लोगों की पिंचिंग वाली जो बात बता रहा हूँ, हम लोग 370 धारा हटाने के लिए 2018 में जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किए थे सेक्रेटेरिएट के बाद। हम लोग सोल्जर बोर्ड में रुकने गए, तो वहाँ पे देखिए
वंस यू आर रिटायर्ड, आप कोई गेस्ट हाउस बनाते हो, उसमें अफसर जेसीओ जवान कर दिया, रिटायरमेंट के बाद क्या मतलब है? वहां हम लोगों को जगह नहीं मिली, एक अफसर्स का रूम खाली था, अफसर्स के नाम पे था, वो खाली था। हमने काफी रिक्वेस्ट किया कि भाई जो कोई अफसर नहीं आ रहा है उसको लॉक किए हुए हो, आप हमें दे दो, हमसे कौन से उसमें रोक फैल जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो ये जो भारत में सोल्जर बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो भी गेस्ट हाउस मेंटेन कर रहा है वो रैंक वाइज कर रहा है, ये पूर्व सैनिकों का अपमान। अफसर्स के लिए क्वार्टर उसमें अफसर्स के लिए खाली रहता है, अफसर आए या ना, लेकिन उनके लिए वो खाली रहेगी। आप पैसे के हिसाब से बनाइए, जैसे होटलों में होता है, या आपको अच्छा रूम चाहिए तो ज़्यादा किराया होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिक पे सर्व करना चाहिए। तो ये आपके जो 4 अफसर के लिए रिजर्व है, जो रिजर्व फॉर अफसर। जो आपके जो सैनिक गेस्ट हाउस है, ये उसको आप पेमेंट देना पड़ता है, इसको पेमेंट देना पड़ता है, ऑन पे है। आप ओन पे है तो नहीं, ओन पे है तो आपकी पॉकेट के कैपेसिटी के हिसाब से आपको अलॉटमेंट होना चाहिए, पे के हिसाब से अलॉटमेंट होनी चाहिए। मान लीजिए आपका 400 का रूम है, मैं 400 पे कर रहा हूँ, मैं कोई भी रैंक का हूँ, आई मस्ट गॉट इट, मुझे ये मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अफसरों ने रिजर्व कर रखा है, अफसर आएगा तो भरेगा, नहीं भरेगा तो खाली रहेगा, तो एक उनकी रिवेन्यू का भी लॉस हो रहा है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा देखिए जी, इसमें मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ आपके साथ, क्योंकि देखिए उनके स्टेटस क्यों सर? क्योंकि मैं देखिए सर्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सर्विंग के लिए अफसर अलग रख रहे हैं, रखिए, मैं कहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो नहीं नहीं वीर बहादुर जी, आप उसकी आप एक भारत में प्रोटोकॉल और हायरार्की को बहुत मेंटेन करते हैं सर। आप कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेंगे ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड तो चलेंगे नहीं ना। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रिटायर्ड आदमियों के लिए स्टेटस निर्धारित है? मेजर जनरल तक क्या है, क्या स्टेटस है, या लेफ्टिनेंट जनरल क्या स्टेटस है? आप वंस यू आर रिटायर्ड, यू आर रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप एक सम्मानित इस देश के नागरिक हैं। नागरिक में कानून और कॉन्स्टिट्यूशन अंतर नहीं करते। तो आप रिटायर्ड हो गए और सैनिक बोर्ड उसको, अब केंद्रीय सैनिक बोर्ड, आप दिल्ली जाइए, वहाँ अफसरों के लिए अलग दे रखा है, ये अफसर है, ये जेसीओज है, ये वो है। क्या मतलब है भाई? मैं जेसीओ मैं आ जा रहा हूँ, मुझे मिलना चाहिए, जो मैं पसंद हूँ मैं लूँ, मेरी पॉकेट इजाज़त नहीं देगी, मैं नहीं लूँगा। और जो वार की इन लोगों ने गेस्ट हाउस बना रखे हैं, इतना घटिया है, इतना बेड उस मतलब ध्यान नहीं है। तो हम लोग कई बार फिर हम लोग कहते हैं इससे अच्छा, इस रेट में तो अच्छा बाहर होटल मिल जाएगा। तो आप जो सुविधा दे रहे हैं, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर मेंटेन करिए ना, प्रॉपर मेंटेन करके प्रॉपर तरीके से डील करिए ना, एज पर लॉ। तो आप सर्विस है, मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा। आप इसको एक डिस्क्रिमिनेशन और आप इसको एक करप्शन की एक एक बू आता है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कॉलोनियल है, और अब तो देश आजाद हो गया, जो औपनिवेशिक सोच था उसी को ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जबकि आप उस समय उठा के देखें, जो इंडियन अफसर थे, इनके साथ अफसर में इसमें डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेज करते थे, इनको बेइज्जत करते थे। लेकिन वही इंडियन जब आजाद हो गया तो अपने जवानों को बेइज्जत करता है। ये जितने भी वर्ल्ड के टॉप कंट्री है, वहां जाके देखिए, इस तरह व्यवस्था नहीं है। जर्मनी, पूरे यूरोपियन कंट्री देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, जापान देखिए, कहीं भी देखिए, ये सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये है, सेवादारी सिस्टम है। अब देखिए, आपके दुश्मन चीन है, आपके दुश्मन पाकिस्तान है। अब आप 1 लाख के करीब सैनिक सोल्जरों को अपने घर में जूता पालिश, बॉट मैनिंग के लिए रखे हुए, कुत्ता घुमाने के लिए रखे हुए। आप बार बार कहते हो कि हम 2.5 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, चीन के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, टेररिस्ट के साथ लड़ रहे हैं। तो इतना मैन पावर को वेस्ट क्यों कर रहे हो? फिर कौन काम करेगा? उनको ऑफिसर के घर में कौन काम करेगा? फिर आप बताइए सर। उनकी सैलरी जो है 1.5-2 लाख रुपया है, 10,000 में उनको आराम से नौकर मिल जाएगा। 10,000 खर्चा आप सेंसिटिव एरिया में आप सिविलियन को वहां पर कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे रखेगा? सेंसिटिव एरिया पे तो छोड़ दीजिए, सिविल में कर, आप पीस एरिया में तो करिए। पीस एरिया में क्या दिक्कत है? पहले उसमें कुछ तो प्रयास करिए, पहले पीस से शुरू करिए। सेंसिटिव एरिया में आप फैमिली लेके क्यों जाते हो? सेंसिटिव एरिया में क्यों फैमिली लेके जाते हो? मैं सर्विस के दौरान देखा हूँ, अक्सर सब जगह सेंसिटिव एरिया में फैमिली लेके जाते हैं। जहाँ फैमिली
अलाउड नहीं है, वहां आप लेके जाते हो। तो कम से कम पीस एरिया में सेवादारी को समाप्त कर देना चाहिए। ये बात जो भी मोदी जी तक जाना चाहिए। महोदय, देश देश पे दुश्मन चारों तरफ से हावी है। देखिए अब नेपाल भी दुश्मन हो गया, अब आप ढाई फ्रंट कर रहे हैं। अब नेपाल दुश्मन हो गया, चीन दुश्मन है। नेपाल तो अभी भी हुआ है, छोटा है, लेकिन दो तो आपके परमानेंट इनमी हैं और मिले हुए हैं। तो जवानों से घरेलू काम करा के उनकी ट्रेनिंग को प्रभावित कर सकते हो। नए नए वीपन आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उनको ट्रेंड होने दो, उनके मनोबल को बढ़ा के रखो। क्यों उनसे जूता पालिश करवा के उनके मनोबल को कुत्ता घुमा के गिरवाते हो? इस प्रथा की वजह से बहुत जो अच्छे सोल्जर है, सैनिक है, वो छोड़ के सेना 15 साल 16 साल 17 साल का छोड़ के चले आते हैं। 7 पे कमीशन की रिपोर्ट देखिए, प्री मेच्योर 45% हवलदार तक रैंक के लोगों ने प्री मेच्योर लिया। 45% प्री मेच्योर वाले नहीं, ये बात बहुत आ रहे हैं, उनको रास नहीं आ रही है, सेना रास नहीं आ रही है, भर्ती तो हो जाते हैं। और हम लोग सिविल में हैं, हमें तो बताया नहीं जाता कि वहां जाके कुत्ता भी घुमाना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा। हम एक सपने लेके राष्ट्रभक्ति को दिल में लेके सेना में जाते हैं, और वहां जाते ही राष्ट्रभक्ति निकाल दी जाती है, चल यहाँ चल, वहां चल, यहाँ चल। तो एक सोल्जर की डिग्निटी है, उसको आप मेंटेन रखिए। सिविल में 10,000 रुपया में आपको आराम से मिल जाएगा, घरेलू नौकर उसको इस्तेमाल करें। इनके घर में आया भी होती है, आप सिविल में देखिए तो इनके सर्वेंट्स क्वार्टर में हर कैंटोनमेंट में आया भी रखे हुए, उसके बाद भी सैनिक रखे हुए। वीर बहादुर जी, आपने देशभक्ति की बात की है, देशभक्ति की बात आया तो मैं एक मेजर जनरल जीडी बख्शी जी हैं, काफी देशभक्ति की बात करते हैं, काफी फौजियों की जो मनोबल जो है वो कहते हैं कि हम फौजी जो है, एक फौजी जो है आधा मतलब काफी मतलब इंस्पायरेशन की बात करते हैं। वो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति वाली बात करते हैं। वो फौजी कम, देखिए बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, और कोई भी जेंटलमैन चाहे कितना भी अपना धूर विरोधी हो उसको गाली नहीं देगा, लेकिन ये सोशल मीडिया पे लाइव गाली दे रहे हैं। ये तो पूर्व सैनिक और सैनिकों की इज्जत प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहे हैं। नहीं, वो तो सोशल मीडिया में नहीं, वो तो मेन मीडिया में भी गाली दी उन्होंने, टीवी चैनल। खुलेआम सेवादारी प्रथा का सपोर्ट करते हैं। ये क्या है का देशभक्त आदमी है? ये इसकी देशभक्ति तो मुझे झूठी लग रही है। जो आदमी सैनिकों की जूता पालिश को सपोर्ट करेगा कि नहीं ये जोरी है, ये है, उसको जस्टिफाई करेगा। काहे का सैनिक है वो? अमेरिका के सैनिक है, अफसर जूता पालिश करते हैं, जवानों से करवाते हैं। किसी भी यूरोपियन कंट्री, मॉडर्न कंट्री के अफसरों को देख लो, वो अपना काम खुद करते हैं। ये तो भारत में लखनऊ का नवाब था, वो भागा नहीं, सब भाग गए। वो नहीं भागा जब अंग्रेजों ने हमला किया, तो लोगों ने उससे पूछा, अंग्रेजों ने, लगता है बहुत हिम्मत है, बोला आप क्यों नहीं भागे? बोला मेरे को जूता पहनाने वाला कोई नहीं था, वो भाग गए थे। तो आप नवाब बना रहे हो लखनऊ का? यूरोपियन कंट्री का किसी अधिकारी को देखा आपने किसी सोल्जर को इस्तेमाल करते हुए? नहीं मिलेगा। तो आप इस राष्ट्र के, देखिए सरकार आप कह रही है पैसा बचाओ पैसा बचाओ, इनके 1 लाख लोग हैं अप्रोक्सीमेटली सेवादार, इनके पे जोड़ लीजिए कितना पैसा खर्च होता है। ये 2-3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हो जाएगा इनके ऊपर सालाना, इनके पे अलाउंसेस। सरकार देती है, देश देता है, टैक्स पेयर देते हैं कि भाई राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो। यहाँ अधिकारी के घर में जियो, अधिकारी के लिए मरो। वीर बहादुर जी, कुछ सर्वे ये कहते हैं कि जो आपकी जवान जो है अपनी मर्जी से जाते हैं उनके घर में। ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है। जवान मर्जी से जाता, अफसर भगाता क्यों नहीं है? क्यों मेरे घर में आया, चलो मैं काम नहीं करूंगा, मैं अपना काम खुद करूंगा, क्यों नहीं करता? ये सब नाटक नटंकी है, ये सब जस्टिफिकेशन, रॉन्ग जस्टिफिकेशन है कि जवान मर्जी से चला जाएगा। अगर मर्जी से गया है, उसने डिसिप्लिन तोड़ी है, तो उसको सजा क्यों नहीं देते? आपको मालूम है कितना हार्ड रूल है सेना के अंदर? अब मार्च कर रहे हो, अगर आपने लाइन तोड़ दिया मार्चिंग से तो आपको सजा है। आप बिना परमिशन का आउटपास नहीं जाते, तो कोई अफसर के घर में चला जाएगा, साहब मैं काम करने आया हूँ। ये सेना का सिस्टम नहीं है, ये सब मैनिपुलेशन है, जस्टिफिकेशन है। तो ये प्रोटोकॉल से बाहर है, ये कानून है ही नहीं। अगर मैं डिटेल हूँ किसी काम के लिए, मुझे जब तक डिटेल नहीं करोगे मैं क्यों कहीं जाऊंगा?
ये सब कहना है कि मर्जी से जाते हैं, ये सब करना, ये सब बकवास है। ये जो कॉलोनियल सिस्टम है इसको बंद होना चाहिए। मैं आपको एक कानून तो नहीं, अभी मैं आर्मी एक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आपका फील्ड में जो आपके ऑफिसर जो है उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए जवान जो है ऑथराइज है, आपको ये मालूम है ये चीज? ऑफिसर्स की हेल्प के लिए कोई जवान ऑथराइज नहीं। उनका जो वो जवान ऑथराइज है हेल्प के लिए वो ऑलरेडी है। उनको रनर ऑथराइज है, रनर ऑलरेडी है। जो रेडियो ऑपरेटर ऑथराइज है वार के समय रेडियो ऑपरेटर है। ये एडिशन, ये सेवादार जो है, जो भी पी है, पीस इक्विपमेंट, PTWT आप देख लीजिए, वो जो वीपेन और इक्विपमेंट आपको ऑथराइज है, जवान उसी पे ऑथराइज है। SP प्लाटून है, सपोर्टिंग प्लाटून, उसको क्या क्या गन ऑथराइज है, उस गन पे कितने जवान होंगे। तो ये जितने भी गवर्नमेंट ने रूल बनाई है, जो भी PW बनी है, ये कहीं में भी सेवादार का जिक्र नहीं है। ये तो इन एडिशन करते हैं और कहते थे कि हमें ऑथराइज है, दैट इज रॉन्ग। जहां उनको ऑथराइज है, रनर ऑथराइज है, रनर है ऑफिस के लिए। तो वीर बहादुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत चीजें जो है इलाबोरेट किया जो हमें भी नहीं मालूम था। ECHS के जो प्रॉब्लम जो है ये, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अब सरकार से आपने कभी अपील किया या ये कोई चर्चा किया नरेंद्र मोदी जी से? हम या लोग डिफेंस चर्चा करते रहे हैं, चर्चा हम लोग मांग कर रहे हैं, बात कह रहे हैं। अभी हमने एक अपने पेज पे लोगों से ओपिनियन मांगे हैं कि ये इशू हमारे संज्ञान में और क्या क्या इशू है बताइए। आप उस पेज पे जाइए, लोग कितने एनवाइड हैं ECHS की व्यवस्था से। ये रैंक बेस्ड जो व्यवस्था है ट्रीटमेंट में, CSD में, इससे सबसे ज़्यादा आहत पूर्व सैनिक। बताइए आपको, आप सिर्फ 5 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, ज़्यादा की नहीं। अफसर चाहेगा 12 लाख की खरीदेगा, ऊपर की खरीदेगा, हर 8 साल में चेंज कर लेगा। आप ज़िंदगी में एक बार ही खरीद सकते हैं। अब मैं मान लूँ मैंने अर्न किया, कुछ किया, जो किया, मेरा बेटा अगर कुछ अच्छा पद पे जाता है, अच्छा पैसा कमाता है, वो मुझे गाड़ी भेंट करना चाहता है, लेकिन मैं गाड़ी नहीं दे सकता क्योंकि मैं रैंक की वजह से मुझे रेस्ट्रिक्शन किया गया है। तो ये जो इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि गाड़ी आप इतनी ही खरीदोगे, इतनी ही खरीदोगे, आपकी लाइन ये है, उसकी लाइन ये है, ये सब औपनिवेशिक सोच को खत्म करना। तभी सेना को आप और मजबूत कर सकते हो। सेना का आप मोराल की बात तो करते हैं सभी, लेकिन मोराल की बात अमल में भी होना चाहिए। आप ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं करोगे तो उसका मोराल बुस्ट नहीं होगा। पूर्व सैनिकों का साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं करोगे, उसका मोराल बुस्ट नहीं होगा। जबकि जब भी देश पे संकट आता है, आप देख लेना, रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व सैनिक लड़ने के लिए तैयार है हमेशा, चाहे किसी की भी सरकार हो। हमेशा पूर्व सैनिक राष्ट्र हित में सरकारों के साथ रहते हैं जब भी कोई संकट आता है देश पे, एक्सटर्नल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मुद्दे के साथ फिर आपके साथ फिर चर्चा पे हाजिर होंगे। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत।